हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स रिवीजन पेपर श्रृंखला के अंतर्गत आज हम अ, राजनीति विज्ञान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 1999 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। और ये प्रश्न पत्र हमारे प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, इस प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न हैं और जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक कथन बहुलवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो यह समाज में अन्य संस्थाओं पर राज्य की संप्रभुता को स्वीकार करता है। यह गलत है, क्योंकि बहुलवादी सिद्धांत इसी को स्वीकार नहीं करता, वो अन्य समुदायों को भी जो है राज्य के समकक्ष मानता है। यह समाज में राज्य की भूमिका के महत्व को स्वीकार करता है, सही है। यह समाज में अन्य संस्थाओं की भूमिका पर समुचित ध्यान देता है, यह भी सही है। यह समाज में विविध शक्ति केंद्रों की आवश्यकता पर स्वीकार करता है, यह भी सही है। तो विकल्प ए हमारा आंसर होगा। निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? तो जॉन ऑटो वॉन गियरके जो है बहुलवादी सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक थे और ये जर्मन समाजशास्त्री थे। और जो है एक अंग्रेज विद्वान जो है मैटलैंड ने गार्गी की पुस्तक का अनुवाद किया था। तो राजनीतिक बहुलवाद का सिद्धांत का जनक जो है ऑटो वॉन गियरके को तथा अंग्रेज डब्ल्यू.एफ. मैटलैंड को माना जाता है। जीन बोंदा ने अपनी सार्वभौमिकता की संकल्पना उधार ली थी। तो जीन बोंदा जो सार्वभौमिकता की संकल्पना थी, कहाँ से ली थी? उधार फ्रांस के धार्मिक युद्धों से। संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह किसने प्रतिपादित किया? तो एच. क्रैप ने यह प्रतिपादित किया है। विश्लेषणोपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास मात्र अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं है। वास्तविक राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के सहमत पर स्थापित होना चाहिए, ये कथन जो है जॉन लॉक का है, सही है। मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, तो जॉन लॉक का नहीं बल्कि अरस्तू का कथन है। सामाजिक समझौता यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य जो है एक यंत्र है। निम्नलिखित में शब्दों में किसकी आलोचना करेगी? वह निरंकुशता के सभी रूपों का भयंकर मित्र है, वह जैकोबिन और सीजर के अधिनायकवाद का जनक है तथा कांट एवं हीगल के निरंकुशतावादी सिद्धांतों का प्रेरक है। उपर्युक्त कथन जो है रूसो के संबंध में है और यह कथन डिग्विट का है। सही कथन की पहचान कीजिए। हाब्स एक व्यक्तिवादी है, सही है। लॉक एक संविधानवादी, यह भी सही है। रूसो सर्वाधिकारवादी है, ये गलत है। जॉन लॉक के दर्शन में जो है का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले है नैसर्गिक अधिकार, फिर प्राकृतिक अवस्था, फिर अनुबंध, फिर सिविल या नागरिक समाज। रूसो हाब्स की आधारभूत मान्यताओं लॉक के निष्कर्षों को मिलाता है, सही है। रूसो व्यक्तिवाद एवं लोकतंत्र में विश्वास करता है, तो यह भी सही है। और जो है रूसो व्यक्तिवाद एवं लोकतंत्र रूसो व्यक्तिवाद और लोकतंत्र को नहीं मिलाता है, तो ए सही है और आर गलत है। हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या था? एक दार्शनिक सत्य था। समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह विचार भी नहीं थे कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से पृथक भी हो सकता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। राज्य की उत्पत्ति के पितृ प्रधान सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो पितृ प्रधान समर्थक जो हैं आपके हेनरी मैन हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। इस प्रकार प्रारंभ में सारा संसार अमेरिका था, तो यह कथन किसका है? ये कथन लॉक का है और बार्कर ने जो है इस कथन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। हाब्स सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है। ओपनहाइमर शक्ति सिद्धांत से, हेनरी मैन पितृसत्तात्मक और जेम्स प्रथम दैवी सिद्धांत से। यह किसने कहा था? कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया, तो यह कथन रूसो का है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सिद्धांत के कार्यों को निम्न विषयों तक सीमित रखता है? तो व्यक्ति की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रव से रक्षा, संपत्ति की लूट एवं क्षति से रक्षा, व्यक्ति के धोखेपूर्ण समझौते एवं समझौते के उल्लंघन से रक्षा। तो ये उदारवादी सिद्धांत की विशेषता है।
यद्यभाव्यम नीति समाज के आर्थिक क्रियाकलाप में राज्य को हस्तक्षेप करने से रोकती है, सही है। उदारवादी हितों की प्राकृतिक एकरूपता में विश्वास करते हैं। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। वस्तु और सेवाओं पर राज्य द्वारा नियंत्रण, इनमें से किस राज्य की विशेषता है? तो साथियों ये समाजवादी राज्य की विशेषता है। निम्न में से किसने कहा था कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है? तो ये डब्ल्यू केंट का कथन है। एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार जो स्पष्ट किया गया था बेवरिज प्रतिवेदन 1943 में। राज्य का प्रारंभिक उदारवादी चरण निम्न में से किसके पहले आया? तो ये आया सकारात्मक राज्य के रूप में। समाजवादी समाज में राज्य निम्न में से कौन से कार्य संपन्न करता है? तो वह संपन्न करता है उत्तराधिकार के अधिकार की समाप्ति, राज्य के हाथ में पूंजी का केंद्रीकरण, इस तरह अनुसार आयकर को आरोपित करना, मन और आत्मा के सभी पहलुओं पर नियंत्रण, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं, ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। फ्रांस की क्रांति मनुष्य के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजी क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी, यह कथन किसका है? तो यह जो है कथन बर्क का है। समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है। तो साथियों ये जो कथन है ये आपका लास्की का है। 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिगतता के लिए ढाला नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित बृहदाकार मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई। तो यह किसका है? C.B. मैकफर्सन का है। ला के अनुसार प्राकृतिक अधिकार विकासशील नहीं है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार एवं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का तात्पर्य है समानुपातिक समानता। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो लॉर्ड एक्टन ने मार्क्सवाद को जो है युग का भ्रम कहा है। समानता के अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, लॉर्ड एक्टन। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो अरस्तू ने प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। डेमोक्रेटिक थ्योरी के लेखक कौन है? जी सार्टोरी की रचना है। मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए निम्न में से किसने कहा था कि मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है? तो ये है सी हंट का कथन है। श्रमिक संघवाद से अभिप्राय है एक कार्य योजना से। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत में क्या लक्षण है? तो यह निष्क्रिय नहीं है, इसका मूल सिद्धांत सत्य है, ये दुर्बलों का अस्त्र है, ये गलत है। एक राजनीतिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी को श्रेष्ठतम व्याख्या होगी दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। और जी.एन. धवन ने की जो पुस्तक है पॉलिटिकल फिलॉसफी और महात्मा गांधी ने कहा था गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई? तो साथियों इसमें जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और सर्वोदय जो महात्मा गांधी की द्वारा लिखी गई हैं। उपयोगितावाद आपका बेंथम से। समाजवाद आपका जो है संबंधित है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से। उदारवाद आपका टी.एच. ग्रीन से। गांधीवाद जॉर्ज शॉ से। केसीफियर आपके राजनीति सिद्धांत से संबंधित हैं। कार्ल ड्रायच आपके संबंधित हैं समाजशास्त्री सिद्धांत से। और विलियम एच रिकर बहुकारक सिद्धांत से संबंधित है। और W.S. लिविंगस्टन जो है क्लासिकल सिद्धांत से संबंधित हैं। संकल्प शक्ति नहीं राज्य का आधार है का अर्थ है मनुष्य की इच्छाओं से राज्य का सृजन हुआ है। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रागैतिहासिक साम्यवादी से संबंध नहीं है? तो वैचारिकी की भूमिका संबंधित नहीं, जबकि राज्य का अभाव, वर्ग शोषण का अभाव और विधिक संस्थाओं का अभाव ये प्रागैतिहासिक संबंध से संबंधित है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता निम्नांकित में से किसके द्वारा व्याख्यायित की जाती है? छद्म चेतना के रूप में वैचारिकी।
राज्य का कौन से कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है? तो ये संबंधित है समाज कल्याण की अभिवृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आइए देखते हैं। पहला, समाजवाद, राज्य को अधिकतम कार्य दिया जाए, सही है। फेबियनवाद, राज्य को सुधार कार्य किए जाए, ये सही है। गांधी के लिए ट्रस्टीशिप से अभिप्राय था संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु इसका सामाजिक उपयोग हो। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? तो ये जॉन रॉल्स की रचना है और 1971 में इन्होंने लिखी थी और इसी में इन्होंने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व को साथियों हेयर योजना के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित प्रतिनिधित्व प्रणालियों से में से ड्रूप कोटा किससे संबंधित है? तो ड्रूप कोटा साथियों एकल संक्रमणी मत प्रणाली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जनतंत्र में राजनीतिक दल के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो साथियों संवर्ग नहीं है, जबकि संगठन, वित्त और नेतृत्व संबंधित हैं। लोकमत मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदायों के हितों को प्रभावित करते हैं। तो उपयुक्त परिभाषा लोकमत के संबंध में ब्राइस की है। निम्नलिखित में से उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच भेद किया है? तो जी सार्टोरी ने किया है। आमंड द्वारा दिए गए दबाव समूह के वर्गीकरण में कौन सा नहीं आता है? तो देखिए, आमंड ने 4 प्रकार के समुदाय बताए थे। संस्थात्मक समुदाय, समुदायात्मक, असमुदायात्मक और अनियमित। लेकिन असंस्थात्मक दबाव समूह इसमें नहीं आता है। संस्थात्मक दबाव समूह सिविल सेवा संघ, सही है। संगठनात्मक दबाव समूह श्रमिक संघ, सही है। गैर संगठनात्मक दबाव समूह जाति, अनियमित दबाव समूह कृषक संगठन नहीं है। निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दल व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया था? तो साथियों एम डुवर्जन ने निर्वाचन व्यवस्था तथा दल व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। राजनीतिक दलों के लिए कौन सा तथ्य अनिवार्य नहीं है? तो संगठनात्मक जाल अनिवार्य नहीं, जबकि विचारधारा, लोकतांत्रिक स्वरूप, शक्ति प्राप्ति की इच्छा अनिवार्य है। संविधान राज्य में पदों के वितरण, संप्रभुता के आवास, राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा अरस्तू की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संवैधानिक शासन की? यह विधि द्वारा संचालित शासन है, सही है। यह व्यक्ति की ओर से सत्ता को सीमित करता है। इसमें निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है। तो इसमें विकल्प बी आपका सही है, 1 और 2। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं। शासन प्रणाली जो अर्धसंघात्मक है, केसी हुयर। एक अनूठे नमूने का संघ, ऑस्टिन। अद्वितीय उदाहरण, अलेक्जेंड्रोविच। संघात्मक होते हुए भी राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए, जेनिंग्स। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक संघीय सरकार का समर्थन किया, सही है। संघीय व्यवस्था में एक ही संप्रभु के अधीन केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारें होती, तो यह भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। सही व्याख्या नहीं है। किसने कहा संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और सदैव इसे जीवंत रखती है? तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा गया और इसका आंसर है लॉर्ड ब्राइस। संसदीय सरकार के क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, जहाँ तक कि वे एक स्थायी सरकार कार्यकारी सत्ता के लिए आधार प्रदान करते हैं, वे एक प्रभावी विपक्ष प्रदान करते हैं, वे एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करते हैं, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस एक कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि में योगदान दिया है? तो एक संगठित दलीय व्यवस्था का आविर्भाव, कार्यकाल पूरा होने से पहले लोक सदन को भंग करने का मंत्रिमंडल का अधिकार, प्रदत्त विधान में वृद्धि, ये चारों सही हैं। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष निर्बल है, यह कथन किस देश से संबंधित है? तो ये उपयुक्त कथन फ्रांस से संबंधित है। इंग्लैंड में निम्न में से किसकी न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है? तो प्रदत्त संविधि की होती है। भारत में कार्यपालिका का वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान व्यवहार नहीं है, तो ये गलत है। भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। हाँ, ये सही है।
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1877 में हुई। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। मद्रास महाजन सभा 1884 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में हुई थी, 1890 में नहीं। निम्नलिखित स्पष्टीकरण में कौन सा स्पष्टीकरण अभिनव भारत के विषय में सही है? यह महाराष्ट्र का एक क्रांतिकारी संगठन था, सही है। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, देखिए कौन सा मेरठ नहीं, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1926 नहीं बल्कि 1929 से 1935 तक ये चला था। कानपुर में षड्यंत्र मुकदमा 1924 सही है। काकोरी मुकदमा 1925 सही है। असेंबली मुकदमा जो है 1929 सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी जो है 1906 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ने स्वराज की घोषणा 1929 में की थी। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 में था और राजद्रोह के लिए तिलक पर जो मुकदमा चलाया गया था 1908 को चलाया गया। तो इसको इसी क्रम में लगा लीजिए। सबसे पहले आएगा स्वदेशी, फिर आएगा भारतीय फिर आपका है मुस्लिम लीग की स्थापना, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजद्रोह के लिए तिलक पर मुकदमा, और फिर आपको आएगा भारतीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वराज की घोषणा। ये है पहला है, फिर से मिला लीजिए इसको। सबसे पहले है स्वदेशी आंदोलन 1905, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य में स्वराज की घोषणा 1906, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और राजद्रोह के लिए तिलक पर मुकदमा 1908। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। पंजाब में कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था तो बाबा राम सिंह ने किया था। कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था, यह कथन था जी के गोखले का। हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो काउंट लियो टॉलस्टॉय ने सर्वाधिक प्रभावित किया था, और रोटी के लिए श्रम का सिद्धांत टॉलस्टॉय से ही लिया था। आइए देखते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है एसोसिएशन ये आपका है चंद्रशेखर आज़ाद, और पंजाब नौजवान भारत सभा ये भगत सिंह, और रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल पलटन के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो कहाँ पर? पेशावर में। बंगाली के जो है संपादक कौन थे? तो SN बनर्जी इसके थे संपादक, और इंडियन मिरर SN सेन थे। सुधारक दादा भाई नौरोजी वॉइस ऑफ इंडिया, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। सब क्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न अध्यक्षों को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले इसमें आएंगी सरोजनी नायडू 1925, फिर आएंगे आपके डॉक्टर M.A. अंसारी, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो सरोजनी नायडू 1925 में, M.A. अंसारी 1927 में, वल्लभ भाई पटेल 1931 में, और राजेंद्र प्रसाद 1934 में। निम्न में से किसने दल बदल करने वाले विधायकों एवं सांसदों के प्रत्यावाहन की मांग की थी? तो के कामराज ने जो है प्रत्यावाहन की मांग की थी। असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं? तो सभी नामित पदों से त्यागपत्र सही था, विधायिका का बहिष्कार यह भी सही था, और जो है न्यायालयों का बहिष्कार यह भी था। सरकार का बकाया करों का भुगतान इसमें न करना सम्मिलित नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का चरम बिंदु था, सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सत्ता हस्तांतरण व्यवस्था बनाम मात्र समय का प्रश्न था, तो यह भी सही, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। आइए देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 प्रांतीय व्यवस्था में गैर सरकारी बहुमत, और भारत सरकार अधिनियम 1919 द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका, और भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत।
निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी? तो ये हुई थे चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। गवर्नर जनरल की परिषद में वृद्धि पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई थी, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारत में प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो ये शुरू की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। तो आइए देखते हैं कि सीटें कहाँ से सम्मिलित हैं। तो आंध्र प्रदेश में 42 हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश 42, महाराष्ट्र 48, तमिलनाडु 39 और मध्य प्रदेश में पहले 40 सीटें थी लेकिन अब नहीं है। सॉरी, इसको जरा फिर से मिला देते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश 42, आंध्र प्रदेश की कितनी सीटें थी पहले? आंध्र प्रदेश में थी आपकी 42, महाराष्ट्र 48 और मध्य प्रदेश की 40। तो ये बिल्कुल सही है। और तमिलनाडु की 39। निम्नांकित में से किसने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात की? तो साथियों, ये मॉरिस जोन्स ने 3 भाषा शैली की बात की थी। इसमें संतों की भाषा शैली, परंपरागत भाषा शैली और राजनीतिक भाषा शैली सम्मिलित है। भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार किस प्रकार का है? तो उपरोक्त सभी प्रकार का संचयन है। संपूर्ण निषेधाधिकार, निलंबक और जेबी, तो सभी प्रकार का संचयन है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकार के संबंध में है। निम्नलिखित समाप्ति के प्रकारों में किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है? तो कंगारू समाप्ति के जो समाप्ति है वो अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सर्वोच्च न्यायालय ने किन्हें संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया था? तो देखिए, इसमें था आपका अनुच्छेद 32, 226 और 227। और भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता निहित है अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है। किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक ही समान प्रक्रिया से अपदस्थ किए जाते हैं? तो आइए देखते हैं। तो पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष इस प्रक्रिया से नहीं हटाए जाते हैं। अब यहाँ पे सूची जो है देखना है कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में 18 हैं राज्यसभा में, मध्य प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 19, लेकिन तमिलनाडु में 17 नहीं बल्कि 18 सीटें हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक भ्रामक पदनाम है। यह केवल लेखा परीक्षक का ही कार्य करता है। तो उपयुक्त कथन और कारण दोनों सही, परंतु यह उसकी सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है। किससे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। और यहाँ पे जो भारतीय संविधान की अनुसूची है, तो चतुर्थ अनुसूची में प्रतिनिधित्व है, 6वीं में जनजाति क्षेत्र में, 8वीं में भाषा है और 9वीं में भूमि सुधार है। वर्तमान में किस नीति निर्देशक को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो साथियों, केवल अनुच्छेद 39(ब) और सामने उल्लिखित निर्देशिक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर श्रेष्ठता प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? तो साथियों, चंडीगढ़ के जो है प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। निम्नलिखित न्यायालय में से किसमें तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का संविधान में अंतरिक्ष प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व करता है? तो उड़ीसा और राजस्थान। नीचे कुछ सूची दी गई जिसमें लोकसभा में आवंटित सीट दी गई, कौन सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। असम 14 सीटें सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित नहीं हैं।
साथियों, जो है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटों का एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, उसे आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषदें और राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया, बल्कि ये संसद द्वारा स्थापित किए गए हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची राज्य, संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन समितियों से आयोग ने केंद्र राज्य संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत की? तो साथियों, इसमें आपके हैं केंद्र राज्य सरकार ने राज्य मन्नार समिति, और जो है सरकारी तारकुंडे समिति इससे संबंधित नहीं है, ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों द्वारा दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व को निर्धारित करने का अधिकार है? तो ये अधिकार है असम के राज्यपाल को। अगला प्रश्न पंचायती राज से व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन की कौन सी बात सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। विधानसभा, विधान परिषद, संसद सदस्यों को हर स्तर पर पंचायती व्यवस्था से पृथक रखा गया, ये गलत है। हर राज्य में एक वित्तीय निगम की व्यवस्था की गई, यह सही है। हर स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई, यह सही। हर पंचायती संस्था की अवधि 5 वर्ष निश्चित कर दी गई, यह भी सही है। आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता, इसका कारण है अज्ञानता एवं उदासीनता। सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, उसे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से। निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के राष्ट्रपति के संवैधानिक शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? विदेशी राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाना सही है। विदेशी राज्यों के साथ संधि वार्ता, ये भी सही है। और विदेशी राज्यों के लिए अमेरिकी राजनयिकों को प्रस्तावित करना, ये भी सही। युद्ध की घोषणा करना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकार नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य के गवर्नर जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक विकास और परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक दल है, क्योंकि ये सरकार के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण तथा आदतों को निर्मित करते हैं, सही है। ये जनसाधारण के हितों को निर्मित एवं एकीकृत करते हैं, यह भी सही। ये जन नीति निर्माण में सहायक होते हैं, यह भी सही। ये शासक वर्ग के हितों के रक्षण से संघर्ष करते हैं, यह गलत है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, बिल्कुल सही है। परिवार एवं गांव जैसी प्राकृतिक संस्थाओं से यह विकसित हुआ है, तो यह भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। इसी के साथ साथियों, यह वीडियो समाप्त हुआ। यह वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।